नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस के प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया और यूएस की हिस्ट्री में सबसे लंबा स्पीच इन्होंने दिया है। वैसे तो इन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की है, जैसे कि ट्रेड एंड टैरिफ्स, नेशनल सिक्योरिटी, रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स, गाजा इन्वेजन, वोकिज्म एंड एलजीबीटीक्यू, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन यूएस, फ्री स्पीच एंड डेमोक्रेसी। और इसी सब इश्यूज के साथ एक बड़ा बर्निंग इशू है ग्रीनलैंड। ट्रंप ने कहा है कि यूएस विल टेक कंट्रोल ऑफ द ग्रीनलैंड वन वे और अदर वे। इनके शब्दों से साफ साफ जाहिर होता है कि चाहे यूएस को डिप्लोमेटिकली ग्रीनलैंड को हथियाना पड़े या मिलिटरली कोई एक्शन लेना पड़े, ये ग्रीनलैंड को यूएस का इंटीग्रल पार्ट बनाकर छोड़ेंगे। इसी वजह से सारा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि ट्रंप सेज यूएस विल टेक कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड वन वे और द अदर वे। चलिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाई डज ट्रंप वांट ग्रीनलैंड। लेकिन सबसे पहले ग्रीनलैंड की थोड़ी सी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं। ग्रीनलैंड बेसिकली एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दी ए यूरोपियन कंट्री। जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला ये विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड एक यूरोपियन कंट्री डेनमार्क के द्वारा कंट्रोल जो है किया जाता है। एंड इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ये है कि ऊपर नॉर्थ में आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा और नीचे है अटलांटिक ओशन, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन। दो बड़े महासागरों से घिरा हुआ है। इसके अलावा ग्रीनलैंड सागर है जो कि आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है। नीचे आपको डेनमार्क स्टेट देखने को मिलेगी एंड डेविस स्ट्रेट है, बैफिन बे। इसके चारों तरफ से आप देखोगे कि ये वाटर बॉडीज हैं जो ग्रीनलैंड के साथ सीमाएं साझा करती हैं। और इसके वेस्टर्न साइड में कैनेडियन आर्कटिक आर्किपिलागो देखने को मिलेगा। सो ये एक ऑटोनोमस रीजन है विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। जी हाँ, विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क के साथ इसका यूनिफिकेशन 19th सेंचुरी में हुआ था, 1814 में। एंड इसके अलावा इसको ऑटोनोमस एंड सेल्फ गवर्निंग रूल या रूलर का स्टेटस अभी 2009 में 21 जून को मिला। लेकिन इतिहास में सबसे पहले 13th सेंचुरी के आसपास नॉर्वेजियंस ने इस पे सबसे पहले कंट्रोल किया था। फिर हमने देखा कि अभी 19th सेंचुरी में 1814 में डेनमार्क के साथ इसका यूनिफिकेशन हुआ था। और इसकी पॉपुलेशन अगर देखोगे तो 56,000 के आसपास पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है, जिसमें से 89.51% ग्रीनलैंडिक पीपल हैं जो यहाँ के लोकल हैं, नेटिव पीपल हैं। एंड 7.5% डेनिश पीपल हैं, क्योंकि डेनमार्क का कंट्रोल है तो ऑब्वियस सी बात है डेनिश पीपल वहां पे रहेंगे। एंड 1.1% से लेकर 1.9% नॉर्डिक एंड अदर्स एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे निवास करते हैं। ये विश्व का लार्जेस्ट आइलैंड है विद स्पेनिंग 2.166 मिलियन किलोमीटर स्क्वेयर्स। एंड कॉन्टिनेंट हमने बात की, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है जिसकी कैपिटल रहेगी नूक। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 80% ऑफ इट्स टेरिटरी कवर्ड बाय आइस। जी हाँ, 80% हिस्से पे यहाँ पे आइस रहती है सालों साल। मीनिंग मोस्ट ऑफ द पीपल lives on the south and west and northern sides, ground the capital Nuuk। वेस्टर्न, सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे ही लोग जो है निवास करते हैं। बाकी बीच का सारा हिस्सा अगर देखोगे तो आइस से घिरा हुआ है। एंड नदर्न साइड में आपको यूएस मिलिट्री का एक सबसे बड़ा बेस भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा डेनिश मिलिट्री ने भी अपना बेस यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये कुछ मोटी मोटी बात थी जो हमने ग्रीनलैंड के बारे में जानी। अब सवाल यही खड़ा होता है कि इस बड़े आइलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इतने इंथुजियास्ट क्यों हैं, उनके क्या एम्बिशंस हैं। व्हाई डज ट्रंप वांट ग्रीनलैंड एंड व्हाट डू इट्स पीपल थिंक। यहाँ के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं या डेनिश गवर्नमेंट का इस पे क्या स्टांस है। तो देखिए, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कई बार रिपीट किया है अपने इंटेंशन को कि वो टेक ओवर कर लेंगे ग्रीनलैंड का एंड द आर्कटिक टेरिटोरी कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क। ही टोल्ड कांग्रेस, कांग्रेस यहाँ की पार्लियामेंट, अभी रिसेंट इन्होंने कहा था ग्रीनलैंड वाज बाउंड टू बिकम द यूएस टेरिटोरी एंड दैट हिज
एडमिनिस्ट्रेशन वाज वर्किंग हार्ड टू गेट इट वन वे और अदर वे। किसी भी तरह से ये ग्रीनलैंड को जो है यूएस टेरिटोरी बना के रखेंगे और अपना कंट्रोल स्थापित करेंगे। ग्रीनलैंड की इकोनॉमी बेसिकली मुख्य तौर पर फिशिंग पे बेस्ड है। यहाँ की टोटल जीडीपी का 1/5 हिस्सा केवल लार्ज सब्सिडीज से आता है फ्रॉम द डेनिश गवर्नमेंट। और रिसेंट ईयर्स में हमने देखा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आइस बर्ग्स है वो पिघल गए हैं, मेल्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के प्रोग्राम बढ़ गए हैं। इसलिए लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे जाग गया है इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। चाहे आप रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर लीजिए, यूरेनियम है, आयरन है, कॉपर है, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनके रिजर्व्स हैं। आइस मेल्ट के बाद वो जो है बाहर आ गए हैं। तो इसलिए सबसे पहला मुख्य कारण हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे रीजन को हथियाना चाहते हैं। बिकॉज द ग्रीनलैंड इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। ग्रीनलैंड की जियोग्राफिकल लोकेशन के इंपॉर्टेंस के साथ साथ इट होल्ड्स रिच डिपॉजिट्स ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। भले ही वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, यूरेनियम हो, बिलियंस ऑफ अनटैप्ड बैरल्स ऑफ ऑयल हो, या वास्ट सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस हो जो अब तक इनएक्सेसिबल है। यदि हम बात सप्लाई की तो पूरे विश्व भर में चाइना एकमात्र देश है जो सप्लाई करता है ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। इसीलिए यूएस यहाँ पे इंटरेस्टेड है इन टैपिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल क्लोजर टू इट्स होम। लेकिन यूएस इस बात को भूल रहा है कि ग्रीनलैंड एक फ्रंट रो सीट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द क्लाइमेट क्राइसिस। चाहे यहाँ पे ऑयल, गैस एंड मिनरल्स के अथाह भंडार हो, बट ग्रीनलैंड हैज ए लॉट ऑफ आइस विच प्रोवाइड्स ए फ्रंट रो सीट टू दी ग्लोब्स क्लाइमेट क्राइसिस। यदि ये आइस पिघल जाएगी देन इट वुड रीसेप कोस्ट लाइन्स अक्रॉस द ग्लोब एंड हैज पोटेंशियल टू ड्रामेटिकली शिफ्ट वेदर पैटर्न्स। पूरे विश्व भर के समुद्रों में 24 फीट या 7.4 मीटर का राइज देखने को मिल सकता है। एंड ग्रीनलैंड इन्फ्लुएंस करता है हरिकेन्स को, विंटर स्टॉर्म एक्टिविटीज को, एंड आल्सो इट हैज the power to change patterns in the jet streams which brings storm across the globe and dictate daily weather pattern। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उनकी एक ही पॉलिसी है, डिग बेबी डिग। जितना हो सके उतना खोदो, जितना हो सके उतना नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो। एंड यूएस को फिर से ग्रेट बनाना है, यूएस को बेनिफिट करना है। इसीलिए पूरे विश्व भर में जहां तहां मिल जाए नेचुरल रिसोर्सेज को आपने एक्सप्लॉइट करना है। ना तो इनको क्लाइमेट चेंज से कोई लेना है, ना ही पॉपुलेशन या पॉल्यूशन बढ़ने से कोई लेना है, ना ही इन्वायरमेंट से कुछ लेना देना है। इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ये ग्रीनलैंड को हथिया लेंगे। एंड दूसरी बात है सिक्योरिटी इंटरेस्ट। द यूएस हैज मेंटेन्ड ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड which dates back to नाजी जर्मनी एंड वर्ल्ड वार टू। नाजी जर्मनी के डेनमार्क को ऑक्यूपाई करने के बाद यूएस मिलिट्री ने इन्वेड किया था ग्रीनलैंड को और वहां पे अपनी मिलिट्री एंड रेडियो स्टेशंस को एस्टेब्लिश किया। खत्म हुआ उसके बाद यूएस फोर्सेस ग्रीनलैंड में ही रह जाती हैं, वहां पे अपना एक बेस एस्टेब्लिश करती हैं जिसका नाम है पिटोफिक स्पेस बेस, फॉर्मली इट नोन एज Thule Air Base, and it has been operated by the US since ever। एंड इसके बाद 1951 में यूएस एंड डेनमार्क के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट होता है जिसके तहत डेनमार्क ने ग्रांट किया था यूएस को एक सिग्निफिकेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द टेरिटोरी, जहां पे यूएस अपना मिलिट्री बेस बना के रख सकता है, अपनी मिलिट्री को रखेगा और ग्रीनलैंड को एक बफर जोन के तरह इस्तेमाल करेगा। देखिए तब से ही जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं एंड एक्सपर्ट्स हैं, इवन जो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, वो इस पे रिसर्च करते हैं, डिबेट्स करते हैं कि किस तरह से यूएस ने सदा से ही अपने चारों तरफ एक बफर करके रखा और करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी उसी राह पे चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए मार्क जैकोबसन जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं एट द रॉयल डेनिश डिफेंस कॉलेज। इनका कहना है इफ
Russia were to send missiles toward the US, the shortest route for nuclear weapons would be via the North Pole and Greenland. यूएस अपने mainland को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीनलैंड को एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल में लाना चाहता है और लाता भी रहा है। यदि रसिया से किसी प्रकार की मिसाइल आती है या किसी प्रकार का अटैक होता है तो यूएस यहाँ पे काउंटर अटैक कर सकता है ग्रीनलैंड के माध्यम से। That's why the Pituffik space base is immensely important in defending the US. इसके अलावा रसिया एंड चाइना ने रिसेंट ईयर्स में अपनी आर्कटिक मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बिल्ड किया है अकॉर्डिंग टू एन आर्कटिक इंस्टीट्यूट पेपर। इस पेपर का ये भी कहना है कि यूएस भी फर्दर डेवलप कर रहा है इट्स प्रेजेंस इन द आर्कटिक टू काउंटर इट्स राइवल्स। हालांकि रसिया अब राइवल नहीं रहा है, रसिया एक फोए से फ्रेंड में बदल चुका है। खैर, द आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे के प्रोफेसर मार्क लेंटेन का कहना है कि देखिए, ट्रम्प इज नाउ लुकिंग टू क्रिएट ए गुड ओल्ड फैशन्ड 19th सेंचुरी बफर जोन अराउंड अमेरिकन इंटरेस्ट। ये पॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के उन इंटरेस्ट को जो कनाडा में, गाजा में, पनामा कैनाल में एंड ग्रीनलैंड में दिख रहे हैं। इट इज वेरी रेमिनिसेंट ऑफ 19th सेंचुरी ग्रेट पावर बिहेवियर। जिस तरह से 19वीं सदी में ग्रेट पावर्स अपने चारों तरफ बफर जोन क्रिएट करते थी, उसी तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप भी अपने जो अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए एक बफर जोन बनाने के लिए काम जो है कर रहे हैं। तो अब तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर रॉब ह्यूबर्ट, इनका कहना है कि देखिए, हमको पता है लंबे समय से यूएस मिलिट्री का एक बेस है ग्रीनलैंड में एंड ग्रीनलैंड में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी टैप करना चाहता है यूएस, वहां पे ड्रिलिंग करना चाहता है, क्योंकि फिलहाल के लिए जो ड्रिलिंग है एंड जो एक्सप्लोरेशन का काम है वो सस्पेंडेड है ड्यू टू द क्लाइमेट क्राइसिस एंड डेनमार्क ने वहां पे बैन किया हुआ है। बट ये कह रहे हैं कि हमको ये दोनों पॉइंट्स जो है भली भांति पता है पूरे विश्व को, लेकिन इनका कहना है कि मुझे लगता है this still doesn't fully explain Trump's fascination because he wants to attach his name to that the same way people like Theodore Roosevelt did. Again, it almost seems like expansion for expansion's sake only. इनका कहना ये है कि ये दो मुख्य कारण तो है ही है, इसके अलावा मुझे लगता है कि यूएस एक एक्सपेंशनिज्म कंट्री बनता जा रहा है, जैसे कि चाइना। यूएस अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है, भले ही फिर वो कनाडा को अपना 51st स्टेट बनाने के में इंटरेस्ट रखता हो या ग्रीनलैंड को यूएस के टेरिटोरी बनाने में इंटरेस्ट रखता हो, कनाल पनामा कैनाल को वापस यूएस में शामिल करने की जो है धमकी, कह सकते हैं धमकी देता हो, या गाजा को साफ करके यूएस की कॉलोनी बनाना। तो इस तरह से ट्रम्प के जो एम्बिशंस हैं वो अब साफ साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन ग्रीनलैंड के वासियों का इस पर क्या कहना है, चलिए बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो ग्रीनलैंडर्स का ये कहना है कि देखिए, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। जी हाँ, ग्रीनलैंड के जो निवासी हैं, जो लोकल इन्यूट्स लोग हैं, उनको ग्रीनलैंडर्स या ग्रीनलैंडिक कहते हैं। उनका कहना है कि देखिए, ग्रीन और सेल ये बिकाऊ नहीं है, ये हमारा होमलैंड है। और डेनमार्क की पीएम के द्वारा भी इन्हीं शब्दों को जो है रिपीट किया गया है और हम देख पा रहे हैं यूरोपियन यूनियन आज के समय ग्रीनलैंड के साथ खड़ा हो गया है, या कहें कि डेनमार्क के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया है। इन्होंने कहा है वी मस्ट स्टैंड टुगेदर। यूरोपियन लीडर्स वार्न ट्रम्प ओवर ग्रीनलैंड थ्रेट। इनका कहना है कि देखिए, ग्रीनलैंड एक इंटीग्रल पार्ट है डेनमार्क का और वो सदा से रहा है। तो ऐसे में ये जो धमकी ट्रम्प की तरफ से आ रही है, इसके खिलाफ हमको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज अगर ग्रीनलैंड यूएस के हाथों में चला जाता है तो कल को कनाडा डेफिनेटली 51st स्टेट बन जाएगा यूएस का, और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे देश उनका नंबर आ सकता है। सो ये एक छोटा सा एनालिसिस मेरी तरफ से था। आई होप कि
हमने सारी बातें समझी होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि कोई पॉइंट मुझसे जो है छूट गया है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख सकते हो। मैं आपका ओपिनियन ज़रूर जानना चाहूँगा। ठीक है? तो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।